तो मेरे बेटा आज जो हम करेंगे 3 चीजों पे फोकस करेंगे। 7-8 हेडिंग रह गई हैं, 3 हेडिंग पर आज फोकस करेंगे। पहला मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट और मीन वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ। पहला पॉइंट ये मीन वैल्यू क्या है। दूसरे नंबर पर हमारा टारगेट रहेगा वॉटलेस करंट। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया टॉपिक है, वॉटलेस करंट क्या है। और तीसरा और आखिरी हमारा टॉपिक रहेगा मोटर स्टार्टर। तो बड़े ध्यान से सुनिए, इत्मीनान से समझिए। पॉइंट टू रिमेंबर, मेरे बेटा एसी करंट और एसी ईएमएफ कैसे काम करते हैं। डीसी करंट जब आप बैटरी लगाते हो तो एक ही डायरेक्शन में बहती है, जो प्लस है वो हमेशा प्लस रहता है। अभी शुरू में 5-10 मिनट बेस बनाऊंगा। और जो टर्मिनल माइनस है वो हमेशा माइनस रहता है और करंट प्लस से माइनस जाती रहती है एक ही डायरेक्शन में। वो तो है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। दूसरी करंट होती है एसी करंट। एसी करंट का सिंबल है ये एसी ईएमएफ। एक बार इधर प्लस होता है इधर माइनस, थोड़ी देर बाद इधर प्लस होता है इधर माइनस, थोड़ी देर बाद इधर प्लस होता है इधर माइनस, और थोड़ी देर बाद इधर प्लस पोटेंशियल होता है इधर माइनस। इसी तरह से करंट का, यानी कि यह ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। एक बार इधर प्लस इधर माइनस, फिर इधर प्लस इधर माइनस, ये चलता रहता है। इसी तरह से करंट एक बार इस डायरेक्शन में जाती है, फिर इस डायरेक्शन में सारा चार्ज वापस, फिर इधर जाती है, फिर सारा चार्ज वापस, चलता रहता है। यहां से जाना आना, जाना आना। जाकर आने को एक साइकिल बोलते हैं, एसी करंट का साइकिल। करंट इधर गई, सारा चार्ज इधर गया, फिर चार्ज वापस आ गया। इट इज वन साइकिल। वन साइकिल में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसी करंट। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो टाइम पीरियड पूछेंगे तो पता तो होना चाहिए टाइम पीरियड का क्या मतलब है। एक बार करंट का जाना और फिर लौट के अपनी जगह पर आ जाना, दैट इज वन साइकिल। वन साइकिल में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। और या कहते हैं वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। एक सेकंड में ठीक है बेटा, तो उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी 50 बार करंट जा करके वापस आती है। एक बार जाके आई 1, दूसरी बार जाके आई 2, 50 बार जा करके आ गई तो 50। तो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशंस हमारे यहाँ एसी करंट के होते हैं। करंट भी हमारी ऑल्टरनेटिंग है, ईएमएफ भी हमारा ऑल्टरनेटिंग है। जो घरों में सप्लाई आती है वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है। मीन चार्ज का फ्लो डीसी में भी होता है, चार्ज का फ्लो एसी में भी होता है, लेकिन डीसी में एक ही डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होता है। यदि इधर जा रहा है तो इधर ही जाता रहेगा। और एसी करंट में चार्ज का फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में होता है। पहले चार्ज आधे टाइम जाएगा, आधे टाइम आएगा। T/2 टाइम तक गया, T/2 टाइम तक आया, तो एक साइकिल का टाइम पीरियड हो गया T। एसी करंट की इक्वेशन आप सब पढ़ चुके हैं, I = I0 sin ωt। जबकि डीसी करंट की कोई इक्वेशन ही नहीं होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। दूसरा नंबर, चार्ज निकालने का फॉर्मूला डीसी के केस में Q = IT, पुराना फॉर्मूला। जबकि एसी करंट में, डीसी में तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला Q = IT, एसी करंट में चार्ज निकालने का फॉर्मूला Q = I dt। ये कुछ आरएमएस वैल्यू से मिलता हुआ डेरिवेशन है। डीसी में चार्ज निकालना है तो Q = IT, एसी में चार्ज निकालना है तो I dt। इंटीग्रेशन क्यों? जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। एसी करंट लगातार वेरी करती रहती है,
तो इसे इंटीग्रेशन से चार्ज निकाला जाता है। यदि डीसी में कहूं कि 1 सेकंड का चार्ज बताओ तो टाइम को 1 रख देना, लेकिन एसी में कहूं कि 1 सेकंड का चार्ज बताओ तो लिमिट रखना 0 से 1। डीसी में कहूं कि टी टाइम का चार्ज बताओ तो टाइम को टी रख देना, एसी में कहूं टी टाइम का चार्ज बताओ तो लिमिट 0 से टी रख देना। डीसी में कहूं कि t/2 टाइम का चार्ज बताओ तो I इंटू टी में t को t/2 रख देना। एसी में कहूं कि t/2 टाइम का चार्ज बताओ तो लिमिट 0 से t/2 ले लेना। लिमिट अभी मैं कोई नहीं लिख रहा हूं, ये आ गया हमारा डीसी और एसी में। तीसरा, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी dt क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रल साइन ओमेगा टी dt होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जहां ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी है और कैपिटल टी इनका टाइम पीरियड है, करंट और ईएमएफ का टाइम पीरियड है। यानी एक बार जाके आने में, चार्ज को जाके आने में लगा हुआ समय ही टाइम पीरियड है, तो वो है कैपिटल टी और ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या है, जैसे याद करो RMS value of AC current is that amount of DC current which when passes through the given resistance produces same amount of heat as it is produced by given AC current during same time across same resistance। मीन वैल्यू में हीट की जगह चार्ज है। ध्यान से सुनना, 2 बार डेफिनेशन सुनो, फिर उसको थ्योरेटिकली समझो, फिर डेरिवेशन। मीन वैल्यू ऑफ AC current is that amount of DC current which when passes through the given resistance produces same flow of charge as it is produced by given AC current during same time across same resistance। यदि DC करंट का फ्लो होता है तो भी चार्ज का फ्लो होता है, AC करंट का फ्लो होता है तो भी चार्ज का फ्लो होता है। यदि DC और AC में बराबर समय में बराबर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो DC को AC की मीन वैल्यू कहेंगे। मैं यदि कह रहा हूं कि मेरे घर में जो करंट है उसकी मीन वैल्यू 2 एम्पियर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर की जो AC करंट है वो 2 एम्पियर है। मेरे घर की तो AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट है, कभी 1 एम्पियर है, कभी 2 एम्पियर है, कभी 2.5 एम्पियर है। तो मेरे घर की करंट की मीन वैल्यू 2 एम्पियर का क्या मतलब है, मेरे घर में जो AC जा रही है और 2 एम्पियर DC को भेज दिया जाए तो जितना मेरे घर की करंट जितने समय में चार्ज का फ्लो करेगी, 2 एम्पियर DC करंट को भेज दिया जाए तो बराबर समय में उतना ही बराबर चार्ज फ्लो करेगी। यानी जिस DC करंट में चार्ज के फ्लो का रेट हमारे AC करंट में फ्लो होने वाले चार्ज के रेट के बराबर होता है, वही मीन वैल्यू कहलाती है। और डिटेल में एक बार समझो, एक रेजिस्टेंस में मैंने DC करंट पास करी आई, इसमें 100 कूलम चार्ज का फ्लो हो गया। अब मैंने उसी रेजिस्टेंस में कोई AC करंट पास करी, जितने समय में 100 कूलम चार्ज यहां फ्लो हुए थे उतने ही समय में 100 कूलम चार्ज यहां फ्लो हो गए। तो ये DC जितने चार्ज का फ्लो करती है, ये AC उतने ही समय में उतने ही चार्ज का फ्लो करती है। और यदि उतने ही समय में उतने ही चार्ज का फ्लो करती है तो DC को AC का मीन वैल्यू कहा जाएगा, मीन वैल्यू कहा जाएगा। तो ये DC नहीं कहलाएगी, तब ये कहलाएगी मीन वैल्यू, यानी IM। M सब में नहीं लिखते हैं, M का मतलब है मीन, IM का मतलब है मीन वैल्यू। लेकिन DC में जो चार्ज का फ्लो होता है वो होता है Q = IT, और AC में जो चार्ज का फ्लो होता है वो होता है इंटीग्रल I dt।
जहां आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है डीसी में बहने वाला चार्ज टी टाइम में, ये एसी में बहने वाला चार्ज। तो यदि इसमें जितने टाइम का चार्ज फ्लो करवाओगे उतने ही टाइम चार्ज इसमें फ्लो कराओगे, और दोनों चार्ज यदि बराबर आ गए तो इसे मीन वैल्यू लिख देंगे। तो मैं एसी करंट को 0 से T/2 टाइम तक यानी हाफ टाइम पीरियड तक बहने दूंगा, और जो चार्ज फ्लो होगा वो निकालूंगा। फिर एसी करंट को भी T/2 टाइम तक बहने दूंगा, इसमें लिमिट नहीं रखते, सीधे रख देते हैं। जितने चार्ज का फ्लो होगा वो कैलकुलेट करूंगा। यदि डीसी में बहने वाला चार्ज एसी में बहने वाले चार्ज के बराबर आ गया तो ये मीन वैल्यू कहलाने की हकदार होगी। अब यहां मैंने एसी करंट को कितनी देर तक फ्लो होने दिया, 0 से T/2 तक। T/2 टाइम में जितना चार्ज फ्लो हुआ वो निकाल रहा हूं, और डीसी को भी कितने टाइम तक फ्लो होने दिया, T/2 टाइम तक। T/2 टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ वो निकाल रहा हूं, यानी दोनों में बराबर टाइम तक चार्ज का फ्लो होने दिया है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, T/2 ही क्यों, आधा टाइम पीरियड ही क्यों दिया? क्योंकि डीसी से कोई लफड़ा नहीं है, एसी से लफड़ा है। आधे टाइम चार्ज का फ्लो होता है, जाता है, और आधे टाइम बाद वापस आके वहीं आ जाता है। तो हमें यदि सही फ्लो का पता लगाना है तो आधे टाइम पे पता लगाना पड़ेगा। कैसे, जरा सोचो, मेरी एक क्लास चल रही है जिसमें पीछे एक डोर है। जब मैं पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना, इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा T/2 क्यों। जब मैं पढ़ाता हूं पीछे क्लास, मुझे शिकायत मिली कि आधे घंटे में बच्चे बाहर चले जाते हैं देख रहे हो, आधे घंटे में कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाते हैं। और जब मैं 1 घंटे बाद पलट के देखता हूं तो मुझे तो लगता है कोई बच्चा गया ही नहीं, क्योंकि पहले आधे घंटे कुछ बच्चे बाहर गए और आधे घंटे में वापस आ गए। मैंने पढ़ाना शुरू करने से पहले देखा क्लास में 100 बच्चे बैठे थे, पूरे 1 घंटे बाद देखा क्लास में 100 बच्चे बैठे थे। मेरे से यदि कोई कहे पूरे 1 घंटे के बाद कि आपकी क्लास से कितने बच्चों का फ्लो हुआ था, कितने बाहर गए थे, आई एम अनएबल टू से, क्योंकि मैंने जब देखा था तो भी ये बच्चे यही थे, और जब मैंने पूरा टाइम होने के बाद देखा तो भी ये बच्चे यही थे, क्योंकि वो आधे घंटे बाद एक तरफ गए और आधे घंटे में वापस आ गए। उन्हें पता है कि सर पीछे मुड़ के नहीं देखने के। यदि मुझे सही में पता लगाना है कि कितने बच्चों का फ्लो हुआ जो मेरी क्लास से गए, तो मुझे पूरे टाइम पीरियड के बाद देखना चाहिए? नहीं, मुझे आधे घंटे के बाद देखना चाहिए क्लास में कितने कम है। बैच शुरू होते ही मैंने देखा 100 बैठे हैं, आधे घंटे बाद देखा 80 बैठे हैं, यानी 20 का मूवमेंट हो गया, और फिर 1 घंटे बाद देखा 100 बैठे हैं, यानी 20 वापस आ गए। यदि मुझे बच्चे जाके वापस आ जाते हैं तो जिस समय सारे गए हुए थे उस समय गिनना चाहिए था कि फ्लो कितने का हुआ। मेरी क्लास में 100 बच्चे थे, आधे घंटे बाद 80 है, यानी बच्चों का जो फ्लो हुआ है वो 20 बच्चों का हुआ है। अब यदि मैं आधे घंटे पे, आधे टाइम पे नहीं देखता हूं, पूरे टाइम पे देखता हूं, तो उन्हें मेरी आदत पता है, वो वापस आके बैठ जाते हैं। जिस तरह से बच्चे जाके आ जाते हैं, यदि मुझे पता लगाना है कितने बच्चों का फ्लो हुआ, तो जिस समय सारे गए थे उसी समय गिनना चाहिए था। उसका इससे क्या संबंध है? कई बच्चों ने तो संबंध निकाल लिया, वो बहुत बच्चों के दिमाग आगे चलते हैं कि चार्ज जाता है और आ जाता है एसी में, पहले गया फिर आ गया। जाने और आने को वन टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। यदि मैं चार्ज गया फिर मैंने टी टाइम बाद देखा तो सारा चार्ज वापस आ चुका था, तो मुझे चार्ज का फ्लो 0 लगेगा कि पहले भी सारा चार्ज यही था, अब भी सारा चार्ज यही है, तो फ्लो तो हुआ ही नहीं। लेकिन यदि मैं आधे टाइम पे देखूंगा तो आधे टाइम पे सारा चार्ज जा चुका था, तो कितना चार्ज जा चुका था वो आधे टाइम पे देखने पे पता लगेगा। जिस तरह से क्लास में यदि पता करना है कि कितने बच्चों का फ्लो हुआ, तो मुझे आधे टाइम पे क्लास को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, शुरू के आधे के बाद,
एक तो शुरू में देखो और आधे टाइम पीरियड के बाद देखो। उसी तरह से यदि आपको करंट में पता लगाना है कितने चार्ज का फ्लो हुआ, तो पहले करंट शुरू में देखो, चार्ज शुरू में देखो, और फिर आधे टाइम पीरियड के बाद देखो कि शुरू में कितना चार्ज था, आधे टाइम पीरियड के बाद कितना चार्ज है, तो पता चल जाएगा कितने चार्ज का फ्लो हुआ। यानी 0 टाइम पर देखो चार्ज और t/2 टाइम पर देखो चार्ज। तो मैंने इसीलिए 0 टाइम और t/2 टाइम पर चार्ज को देखा है एसी करंट में, और उनके डिफरेंस से पता चला है कि कितने चार्ज का फ्लो हुआ। भाई डिफरेंस ही तो निकालते हो, पहले आप अपर लिमिट रखते हो, चार्ज आ जाता है t/2 टाइम का चार्ज, फिर लोअर लिमिट रखते हो तो 0 टाइम का चार्ज आ जाता है और उन्हें माइनस कर देते हो। तो t/2 टाइम का चार्ज और 0 टाइम का चार्ज जब माइनस कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि t/2 टाइम पर कितना चार्ज था इस जंक्शन पे और 0 टाइम पर कितना चार्ज था इस जंक्शन पे, माइनस करके पता चल जाता है कितने चार्ज का फ्लो हुआ। अब यदि मैं t टाइम 0 और t टाइम का चार्ज लेता हूं, हीट में ऐसा नहीं था, चार्ज इधर जाए तो भी हीट बाहर निकलेगी, लौट के आए तो भी हीट बाहर ही निकलेगी। तो हीट में ऐसा लफड़ा नहीं था, तो हीट में तो लिमिट 0 से t रखी थी आरएमएस के डेरिवेशन में। चार्ज में दिक्कत है, तो मुझे 0 से t/2 टाइम तक का चार्ज लेना पड़ेगा एसी की यदि सही चार्ज का फ्लो पता लगाना है। अब जितने टाइम एसी को बहने के लिए छोड़ा 0 से t/2 तक, तो t/2 टाइम ही डीसी को बहने के लिए छोड़ेंगे कि t/2 टाइम में डीसी में कितना फ्लो हुआ। तो जो Q = IT था उसमें भी t/2 रखना मजबूरी हो गया। यदि इसमें t रख दोगे तो ये तो t/2 टाइम में चार्ज का फ्लो है और ये t टाइम में चार्ज का फ्लो है। मैं कह रहा हूं ड्यूरिंग सेम टाइम, बराबर समय में चार्ज का फ्लो चाहिए। तो 0 से t/2 टाइम तक एसी का चार्ज का फ्लो निकालेंगे और t/2 टाइम का ही डीसी का चार्ज फ्लो निकालेंगे। डीसी में यदि t/2 टाइम में चार्ज का फ्लो एसी में t/2 टाइम में चार्ज का फ्लो बराबर हो गया, तो मैं कह दूंगा कि जो डीसी है वो एसी की मीन वैल्यू है। तो डीसी में क्या है, Im × t/2 चार्ज का फ्लो t/2 टाइम में। एसी में चार्ज का फ्लो कितना है, इंटीग्रल I0 sin ओमेगा t dt 0 से t/2। ये डीसी में t/2 टाइम में चार्ज का फ्लो, ये एसी में t/2 टाइम में चार्ज का फ्लो। ढंग से तैयार करना, 10 तारीख को जो टेस्ट होगा बड़ा स्टैंडर्ड का लेने वाला हूं, सारी थ्योरी पता चल जाएगी कि आप कितना सीखे हुए हो। ठीक है बेटा। और फिर इस शनिवार को टेस्ट नहीं होगा, शनिवार को पढ़ाई करेंगे हम लोग, शनिवार को पढ़ाई होगी, शुक्र को भी पढ़ाई होगी। टेस्ट बृहस्पति को ले रहा हूं, दोनों हफ्तों के बीच में। तो ये आ गया मेरे पास। अब बस मुझे इसे सॉल्व करके IM निकालना है और मीन वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि भाई यहां तक समझ में आ गया होगा। अब डेरिवेशन, तो क्या अंतर देगा बेटा मीन वैल्यू और आरएमएस में? आरएमएस की डेफिनेशन ये थी, RMS value of AC current is that amount of DC current which produces same amount of heat as it is produced by given AC current during same time 0 से T across same resistance। हीट के केस में t/2 का लफड़ा नहीं था। मीन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, इसमें t/2 भी लिखना पड़ेगा। मीन वैल्यू ऑफ AC current is that amount of DC current which when passes through the given resistance produces same flow of charge between time 0 से t/2। देख लिख दिया ना, t/2 produces same flow of charge between time 0 से t/2 as it is produced by given AC current during same time across same resistance। I think बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि DC की हीट चार्ज पूछे तो फॉर्मूला लगाना है IT, और AC का चार्ज का फ्लो पूछे तो इंटीग्रल IDT, जहां I की वैल्यू है I0 sin ओमेगा t dt
लेकिन 0 से t/2 टाइम का चार्ज निकालना है t/2 टाइम, और यहां भी t/2 टाइम का चार्ज निकालना है। अब यदि डीसी का चार्ज फ्लो और एसी का चार्ज फ्लो बराबर है तो डीसी को मीन वैल्यू कह देंगे। अब डेरिवेशन, फिजिक्स का काम खत्म, मैथमेटिक्स शुरू। Im इंटू t/2, I0 बाहर रह गया, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। I0 बाहर गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 से t/2। अब लेफ्ट हैंड साइड Im इंटू t/2 माइनस I0, अब रख दो वैल्यू, पहले t को रखो t/2 तो cos ओमेगा t/2, फिर t को रखो 0 तो cos 0 डिवाइडेड बाय ओमेगा। पहले t को t/2 रख दिया, फिर t को 0 रख दिया, ओमेगा तो बाहर चला गया, मतलब ओमेगा तो यहां लिख के छोड़ दो, कांस्टेंट है। अब आगे माइनस I0 अपॉन ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी ऊपर ले गया अंदर भी ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, cos पाई माइनस cos 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गए बेटा Im इंटू t/2, वो तो मैंने छुआ ही नहीं। राइट साइड माइनस I0 t अपॉन 2 पाई, ब्रैकेट में cos पाई माइनस 1 और cos 0 1, cos पाई माइनस 1 cos 0 1, तो ये हो गया -2, माइनस से माइनस काट दो 2, 2 से 2 काट दो, t से t काट दो, तो Im आ जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी 2 I0 अपॉन पाई। ये है 2 अपॉन पाई I0। जिस तरह से आरएमएस करंट का फॉर्मूला था I0 बाई √2, मीन का फॉर्मूला है 2 I0 अपॉन पाई। अब पहले डेरिवेशन में जो समय लगा अब दूसरा डेरिवेशन है मीन वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला, समझ तो आप चुके हो। जिस तरह से मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट वो करंट होती है, वो डीसी करंट होती है जो एसी के बराबर चार्ज का फ्लो करे बराबर समय में। मीन वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ वो डीसी ईएमएफ होता है जो इक्वल टाइम में इक्वल चार्ज का फ्लो करे एसी के बराबर। अब यहाँ फॉर्मूलों में थोड़ा बदलाव होगा। डीसी के केस में चार्ज होता है आईटी और एसी में चार्ज होता है इंटीग्रल आई डीटी। बता दिया डीसी में चार्ज और एसी में चार्ज। अब डीसी में आई की जगह ई अपॉन आर लिख लो, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, या वी अपॉन आर लिख दो, इस चैप्टर में ई और वी एक ही है, और यहां भी ई अपॉन आर रख दो। यहां भी t/2 टाइम लिया जाता है, रीजन अब दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं। तो यदि डीसी, किसी डीसी में फ्लो होने वाला चार्ज और एसी में फ्लो होने वाला चार्ज बराबर हो जाए तो डीसी को एसी की मीन वैल्यू कहते हैं, लेकिन डीसी में फ्लो होने वाला चार्ज है ET/R और एसी में फ्लो होने वाला चार्ज है EDT अपॉन R का इंटीग्रल। अब कुछ चेंजेस, एसी ईएमएफ को E0 साइन ओमेगा टी, डीसी ईएमएफ को EM, क्योंकि डीसी जो है वो एसी की मीन है। लिमिट डीसी, एसी को t/2 टाइम तक का चार्ज निकालेंगे, डीसी में भी t/2 टाइम तक का चार्ज निकालेंगे। बस मैथमेटिक्स शुरू, फिजिक्स का काम खत्म, जो जो स्टेप पहले हुए थे वही होंगे। Em इंटू t/2r, E0 बाई आर बाहर आ गया, कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा।
cos ओमेगा टी में लिमिट 0 से t/2, जैसे पहले करा था लिमिट रख दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। फिर वही स्टेप है, ओमेगा को 2π/T यहां भी और ओमेगा को 2π/T यहां भी रख दीजिए। t से t, 2 से 2 कट गया, लेफ्ट साइड em इंटू t/2r, राइट साइड माइनस E0t/2πr, ब्रैकेट में cos पाई माइनस cos 0, जो -2 आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, t से t उड़ गया और em यानी मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला 2E0/पाई बनेगा। जिस तरह से आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू होती है E0/√2, मीन वैल्यू होती है 2E0/पाई। तो ईएमएफ, यदि मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछे तो 2E0/पाई, और यदि मीन वैल्यू ऑफ करंट पूछे तो बेटा 2I0/पाई। इसके बाद आता है नेक्स्ट, व्हाट लेस करंट। यहां पर मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि भाई जो हमारी पावर का फॉर्मूला है वो पावर का फॉर्मूला है E RMS cos phi। जिस बच्चे ने सारे वीडियो देख रखे हैं उसे जरा भी चौंका नहीं होगा कि ये कहां से आया। ERMS, IRMS और फाई क्या है, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस। अब बेसिकली करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? तो जवाब है करंट ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये एक अलग चीज है, टेंसर। करंट टेंसर है, और टेंसर में क्या होता है, कुछ खूबियां स्केलर वाली होती है, कुछ वेक्टर वाली। जिस तरह से स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, कोई पूछे मेरा मास क्या है 50 किलो, डायरेक्शन कुछ नहीं, समय क्या हुआ है 2 बजे दोपहर के, डायरेक्शन कुछ नहीं, हर डायरेक्शन में यही है। तो जिस तरह से स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती और जबकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है, करंट में सच्चाई क्या है, करंट में डायरेक्शन है, करंट इधर गई यानी डायरेक्शन बता रहे हो, करंट लौट के आई डायरेक्शन बता रहे हो, करंट में तो डायरेक्शन है। एरो में नहीं दिखाते, करंट यहां से आई और यहां से आई और यहां चली गई, 2 एम्पियर यहां से आई, 2 एम्पियर यहां से आई और 4 एम्पियर चली गई। करंट में डायरेक्शन है, तो ये कुछ कुछ वेक्टर जैसा है, लेकिन इसमें ऐड करते समय वेक्टर वाले फॉर्मूले नहीं लगते। यदि मैं कहता 2 न्यूटन का फोर्स इधर है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर है 60 डिग्री पर, जब यदि ये ऐड हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स बताओ, तो तुरंत आप वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा तक निकालते। लेकिन करंट में ये फॉर्मूला नहीं लगता, करंट तो स्केलर की तरह जुड़ती है, हमें एंगल से क्या मतलब, 2 एम्पियर यहां से आई, 2 यहां से आई, मिलकर 4 एम्पियर ही होगी ऐड होने के बाद। आपने जोड़ा तो स्केलर की तरह और डायरेक्शन है वेक्टर की तरह, तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें कुछ स्केलर की खूबियां हो कुछ वेक्टर की, उन्हें कहते हैं टेंसर। टेंसर में कुछ काम वेक्टरों की तरह होता है और कुछ काम स्केलर्स की तरह होता है, जोड़ते स्केलर की तरह है, लेकिन उसमें वेक्टर की तरह से कंपोनेंट्स भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि जिसमें डायरेक्शन है उसी के कंपोनेंट्स होते हैं। ईएमएफ और करंट के बीच का एंगल, फेज डिफरेंस, वो है फाई। अब सुनिए पावर। हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक व्हाट लेस करंट। मान लीजिए E लीड्स I बाय फाई, मान लो E जो है I को फाई लीड कर रहा है, तो यानी ये करंट है, ये ईएमएफ है और ये फाई है।
ये एंगल फेज डिफरेंस को दिखाएगा, फेज की भाई ईएमएफ यदि ऊपर की तरफ 10 डिग्री पे बनाया तो ईएमएफ 10 डिग्री से लीड कर रहा है, यदि ईएमएफ को 30 डिग्री से ऊपर दिखाया तो 30 डिग्री से लीड कर रहा है, और यदि ईएमएफ को नीचे 30 डिग्री पे बनाया तो जो नीचे है वो लैगिंग बिहाइंड, जो ऊपर है वो लीडिंग। अब मैं आपसे कहता हूं कि आई करंट कितनी पावर डेवलप करेगी, ईआरएमएस, आईआरएमएस, कॉस फाई। अब अच्छा एक बात बताओ, आई के दो कंपोनेंट कर दो, एक ईएमएफ की डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर। बहुत ही सोच समझ के करना। आई के दो कंपोनेंट कर दो, ये हो गया आई कॉस फाई जो कि ईएमएफ के पैरेलल है, दोनों का एंगल 0, और दूसरा हो गया आई साइन फाई जो ईएमएफ के परपेंडिकुलर है, ईएमएफ के परपेंडिकुलर है। यदि मैं कहूं आई कॉस, ये तो टोटल पावर का फॉर्मूला है, मैं कहूं कि आई कॉस फाई ने कितनी पावर बनाई, और फिर मैं पूछूं आई साइन फाई ने कितनी पावर बनाई, तो पहले बताओ आई कॉस फाई ने कितनी पावर बनाई। तो जवाब है सिर्फ आई कॉस फाई को देखना, पहले रखना है ईआरएमएस, फिर रखना है आईआरएमएस, अब इसके बाद ई और आई कॉस फाई के बीच का एंगल, ई और आई कॉस फाई के बीच का एंगल 0 है तो कॉस 0। लेकिन यहां कौन सी करंट ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं आई कॉस फाई। ईएमएफ तो वही है, करंट कौन सी कंसीडर हो रही है, आई कॉस फाई। बार बार आरएमएस मत लिखो, चल ऐसा है, जहां मैंने ई कहा वो ई आरएमएस ही है, और जहां आई कहा वहां आई आरएमएस ही है, तो ये ना ज्यादा भरा भरा सा लग रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कौन सा ईएमएफ लिया, तो जवाब है ई। कौन सी करंट के कारण पावर निकाल रहे हो, आई नहीं, आई कॉस फाई। ई और आई कॉस फाई के बीच का एंगल कितना है, 0, कॉस 0, तो यह आगे बेटा ई आई कॉस फाई। पावर ये है आई कॉस फाई के कारण पावर, आई कॉस फाई के कारण पावर। अब यदि हम निकालें पावर आई साइन फाई के कारण, तो ईएमएफ तो यही लेना पड़ेगा, करंट आई की जगह आई साइन फाई। अब आपको एंगल चाहिए ईएमएफ का और आई साइन फाई के बीच का, लेकिन ईएमएफ और आई साइन फाई परपेंडिकुलर है, तो cos 90, cos फाई नहीं, cos 90, ये तो 0 आ गया। यानी हमारे सर्किट में जो भी पावर होती है वो आई कॉस फाई के कारण होती है। कितनी, ई आई कॉस फाई, या ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। लेकिन आई साइन फाई के कारण कोई पावर नहीं होती, आई साइन फाई पावर नहीं बनाता, पावर कंज्यूम नहीं करता, और यदि आई साइन फाई पावर कंज्यूम ही नहीं करता तो आई साइन फाई को कहा जाता है वॉटलेस। वॉटलेस करंट या वॉटलेस कंपोनेंट। भाई वॉट पावर नहीं है ना, वॉट यानी कि पावर की यूनिट, लेस यानी बिना पावर वाला, वॉटलेस यानी जिससे पावर ही ना बने। पावर कंज्यूम कौन करवाता है, तो जवाब है आई कॉस फाई। पावर पैदा करता है आई कॉस फाई। समझ गए, पावर कौन कंज्यूम नहीं करता ना पैदा करता, आई साइन फाई बेकार का कंपोनेंट है, आई साइन फाई बेकार का कंपोनेंट है। फेज डिफरेंस, इसीलिए मैक्सिमम पावर चाहिए, आई कॉस फाई जितना बड़ा होगा, आई कॉस फाई जितना बड़ा होगा
उतनी ज्यादा पावर आपको मिलेगी। आई कॉस फाई जितना बड़ा होगा आपको उतनी ज्यादा पावर मिलेगी सर्किट में, घर में। और आई साइन फाई पावर नहीं देता, बर्बाद करता है। तो मैक्सिमम पावर के लिए आई कॉस फाई जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, और आई साइन फाई जितना कम हो उतना अच्छा। तो यदि कई बार पूछते हैं कि हमारे घर में यदि मैक्सिमम पावर चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो आई कॉस फाई मैक्सिमम होना चाहिए। आई कॉस फाई तभी मैक्सिमम होगा जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा, कॉस फाई तभी मैक्सिमम होगा जब फाई 0 होगा, कॉस 0 1। यानी जब जिस घर में ई और आई में फेज डिफरेंस 0 हो, जिस घर में ई और आई में फेज डिफरेंस 0 हो जाए, उस घर को वही करंट ज्यादा पावर प्रोवाइड कर सकती है, मैक्सिमम पावर। लेकिन फेज डिफरेंस 0 तो हमें मिलता नहीं। 0 का मतलब प्योर रेजिस्टेंस। लेकिन हमारे घर में कॉइल भी है, कैपेसिटर भी है, हर पंखे में कॉइल है, मोटर में, एसी में कॉइल है, मोटर है, कैपेसिटर्स है। तो हमारे घरों में फाई 0 नहीं मिलता, इसलिए हम मैक्सिमम पावर नहीं ले पाते। अच्छा, एल सी और आर मान लो तीनों है मेरे घर में, तो भी मैं मैक्सिमम पावर ले सकता हूं। लेकिन तब मैक्सिमम पावर लेने के लिए एक्सएल और एक्ससी का बराबर होना जरूरी है। हमारे घर में जितना एक्सएल है उतना ही एक्ससी होना चाहिए, तो हमारे घर को मैक्सिमम पावर मिलेगी उतनी करंट से। इसके लिए होता है नहीं, इसके लिए बाजार में इक्विपमेंट आता है जो घर में मीटर के बाद लाइन में लग जाता है। वो इक्विपमेंट हमारे घर को बिजली के बिल को बहुत कम कर देता है। जनरली हम उसे झूठा या नकली सोच करके छोड़ देते हैं कि अरे हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि घर में एक छोटी सी मशीन लगाई और हमारे बिजली का बिल 30% डाउन हो गया। तो जवाब है हाँ, मेरा आजमाया हुआ है। ये क्या करता है, मान लो मेरे घर में करंट आ रही है और जा रही है, बीच में मैंने लगा दिया। ये मशीन मॉनिटर करती है कि मेरे घर में आर कितना है, पता चला मिला 20 ओम। मेरे घर में एक्सएल कितना है, तो सपोज पता चला 15 ओम। एक्ससी कितना है तो पता चला 10 ओम। एक्सएल और एक्ससी बराबर नहीं है। ये अपने पास से एक्ससी को 5 ओम और बढ़ा करके 15 ओम कर देगा, अपने पास से बढ़ा देगा। इसमें अब क्या मैकेनिज्म है वो तो इंजीनियरिंग का विषय है। जैसे ही एक्सएल और एक्ससी बराबर हुए, ई और आई सेम फेज में आ गए। ई और आई सेम फेज में आ गए यानी उनका फेज डिफरेंस 0 हो गया। बेटा अगले 2-3 दिन है तुम पे ढंग से तैयार करने के लिए। टेस्ट यदि बढ़िया दोगे, थ्योरी पक्की तैयार करोगे, फर्स्ट शीट की मत करना, तो न्यूमेरिकल में फायदा मिलेगा। हर हाल में बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आना है, इसमें से 5 नंबर के मिनिमम, थ्योरी भी आएगी। अब मेरी सलाह नहीं मानोगे तो भाई नुकसान में आप ही रहोगे, मैं नहीं। 10 तारीख का टेस्ट भूल मत जाना, सब देना। तो इसने कर दिया। अब जब ई और आई सेम फेज में हो गए तो फाई 0 हो गया। फाई 0 हो गया तो बेटा हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। यदि इसने देखा एक्सएल 10 ओम है, एक्ससी 15 ओम है, तो ये 5 ओम का एक्स्ट्रा एक्सएल लगा देगा और एक्सएल को 15 ओम कर देगा। तो ये एक्सएल और एक्ससी को बराबर करने की कोशिश करता रहता है ऑटोमेटिकली। आपने पंखा बंद कर दिया घर में, पंखा बंद करते ही पंखे की जो एक्सएल थी वो सर्किट को मिलनी बंद हो गई। तो हमारे घर में एक्सएल और एक्ससी लगातार बदलते रहते हैं और ये सेकंड, हर सेकंड नजर रखता है अब एक्सएल कितना है, एक्ससी कितना है, जो कम है उसे बढ़ा दिया और बराबर करने की पूरी कोशिश करता है। अच्छी कंपनी का होना चाहिए, वो बिल्कुल बराबर रखेगा और आपके बिजली के बिल को 20 से 30% कम कर देगा।
घटिया क्वालिटी का हुआ, लोकल बना हुआ ले लिया, तो भैया ये कुछ काम नहीं करते, ये बेकार की चीज है। अगला पॉइंट मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, व्हाट लेस करंट। तो आई कॉस फाई नहीं है, आई कॉस फाई से तो हमें सारी पावर मिलती है, आई साइन फाई व्हाटलेस करंट है, वेस्टेज, बेकार। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, मोटर स्टार्टर। मेरे बेटा हमारे घरों में जो पंखे वंखे हैं ये तो छोटी मोटर है, छोटी सी मोटर है, लेकिन जो ट्यूबवेल वगैरह की मोटर होती है वो बहुत हाई पावर की कॉइल होती है। सोचो ट्यूबवेल से कितना ज्यादा अमाउंट में पानी बाहर निकालना है, बहुत बड़ी बड़ी मोटर होती है, बहुत बड़ी बड़ी कॉइल होती है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, एरिया ऑफ कॉइल बड़ा होता है, लेंथ बड़ी होती है। तो इस कॉइल में यदि हमें चलाना है और हमने एसी सप्लाई से जोड़ दिया ऐसे ही, तो क्या होगा, मोटर फूक जाएगी। जब मान लो स्विच ऑफ है तो इनिशियल फ्लक्स 0 है, जैसे ही स्विच ऑन किया सारी करंट मोटर में चली गई, और जब हैवी करंट मोटर में चली गई, फुल करंट मोटर में चली गई, तो फ्लक्स अचानक से बढ़ करके बहुत ज्यादा हो गया। उदाहरण के तौर पे मैं 1000 वेबर लिख लेता हूं, बहुत ज्यादा फ्लक्स हो गया। 10,000 वेबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग की मोटर कौन सी है। भाई करंट भी ज्यादा ही लेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है, कहने का मतलब फ्लक्स बहुत ज्यादा बनेगा। स्विच ऑन करने से पहले फ्लक्स था 0, स्विच ऑन करते ही फ्लक्स हो गया मान लो 10,000 वेबर। स्विच ऑन करने में समय कितना लगा, स्विच ऑफ था तो करंट 0 फ्लक्स 0, स्विच ऑन होते ही फ्लक्स मैक्सिमम करंट मैक्सिमम। करंट को 0 से मैक्सिमम होने में बस उतना ही समय लगा जितना स्विच ऑन होने में। स्विच ऑन होने में कितना समय लगेगा, हार्डली आधा सेकेंड। कई लोग कहेंगे नहीं सर ज्यादा लगता है, अबे तुम अपने इसके पास जाने का समय मत गिनो, पास गए बटन दबाया लौट के आए, ये सोचो उंगली रख रखी है, खड़ाक से मैंने दबा दिया, ज्यादा से ज्यादा आधा सेकेंड, 1 सेकेंड मान लो, 1 सेकेंड लगा। तो इसमें अपना फ्लक्स चेंज होने से खुद का ईएमएफ बन जाता है, जैसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो ईएमएफ होता है इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स अपॉन टाइम, यानी कि माइनस 10,000 बटे 1, यानी कि माइनस 10,000 वोल्ट। ऐसे में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ लिया जाता है 10,000 वोल्ट, यानी इसमें स्विच ऑन होते ही 10,000 वोल्ट की वोल्टेज पैदा हो गई। आपने तो चलाने के लिए दिए थे 220 वोल्ट, फ्लक्स चेंज होने से पैदा हो गए 10,000 वोल्ट। जो मोटर 220 वोल्ट पे चलने के लिए बनी है उसे अचानक से 10,000 वोल्ट मिल जाए तो इतनी हीट पैदा होगी कि वो अपनी हीट से जल जाएगी, अपनी हीट से जल जाएगी। स्विच ऑन करते ही मोटर फूक गई, क्यों, करंट एकदम से बढ़ी, फ्लक्स एकदम से चेंज हुआ, समय बहुत कम लगा फ्लक्स को 0 से मैक्सिमम पहुंचने में। और यदि समय बहुत कम लगा, टाइम बहुत कम लगा, तो टाइम कम लेने से ईएमएफ ज्यादा पैदा हो गया। अच्छा यदि करंट 0 से मैक्सिमम तो जाती, लेकिन 100 सेकंड में जाती। मान लो करंट को 0 से, हम कोई ऐसी चीज बना ले कि करंट 0 से मैक्सिमम बन जाए तो, लेकिन 100 सेकंड लग जाए, तो फ्लक्स इनिशियल भी इतना ही रहे, फाइनल भी इतना ही रहे, लेकिन करंट को 0 से मैक्सिमम होने में 100 सेकंड लग जाए। 100 सेकंड एक उदाहरण है, यदि इसमें 100 सेकंड लगते, टाइम 100 गुना बढ़ जाता, तो 100 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप होता। अब जो मोटर 220 वोल्ट के लिए बनी है उसमें 10,000 वोल्ट पैदा हो जाए तो जलने का खतरा है, लेकिन जो मोटर 220 वोल्ट के लिए बनी है उसमें 100 वोल्ट पैदा हो जाए तो कोई खतरा नहीं है, हमारी मोटर सेफ रहेगी। तो हम चाहते हैं
कि करंट बढ़े तो, लेकिन वो करंट एकदम से ना बढ़े, धीरे धीरे बढ़ने में समय ले। जीरो से मैक्सिमम करंट ऐसे ना बढ़ जाए, जीरो से मैक्सिमम करंट धीरे 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 धीरे, पता चला 80-100 सेकंड में जाकर के करंट मैक्सिमम हो गई। यही रोल है मोटर स्टार्टर का। मोटर स्टार्टर क्या करता है, करंट को एकदम बढ़ने से रोकता है। जीरो से मैक्सिमम करंट होगी तो, लेकिन जीरो से मैक्सिमम करंट होने में समय बहुत लग जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, और वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। टाइम जितना ज्यादा लगेगा, ईएमएफ डेवलप उतना ही कम होगा। इसमें क्या होता है, मोटर स्टार्टर में एक रेजिस्टेंस की सर्कुलर आर्क होती है, सर्कुलर, जिसके सेंटर पर एक नॉब होती है जो इस पूरे पे स्लाइड कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। यहां एक स्टॉपर होता है, यहां एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो जानते हो ना, करंट पास करने से मैग्नेट बन जाए। इसमें होता है आयरन पीस। बस ये सर्किट है मोटर स्टार्टर का। ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, ए बी सी डी, ये हाई रेजिस्टेंस है। ये मेरे बेटा आयरन की प्लेट है, आयरन का ब्लॉक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब कोई मोटर चलानी होती है तो मोटर, ये वाली मोटर चलानी है, इसे एसी सप्लाई से जोड़ दो, लेकिन इन दोनों को यहां जोड़ दो। ये मोटर चलानी है, इस एसी से चलानी है। अभी ये नॉब इससे छुई भी नहीं है, नॉब इससे टच नहीं है। जब नॉब इससे टच नहीं है तो सर्किट तो पूरा ही नहीं है, तो मोटर बंद है, करंट जीरो है, करंट जीरो है। अब क्या होगा, जब आपको मोटर ऑन करनी हो तो इस नॉब को घुमा करके बस इससे एक बार टच कर दो। टच करते ही सर्किट पूरा हो गया। यहां से जो करंट चली उसे बहुत हाई रेजिस्टेंस में से होकर के, इलेक्ट्रोमैग्नेट से होकर के मोटर तक जाना है, क्योंकि करंट को बहुत हाई रेजिस्टेंस में से होके जाना है। करंट को बहुत हाई रेजिस्टेंस में से होके जाना है, तो बहुत ही मामूली सी करंट बनेगी, लेकिन वो करंट मोटर को चला तो देगी। तो मोटर बड़ी धीरे धीरे चलेगी, शुरू में बहुत ही धीरे धीरे, ना के बराबर करंट। लेकिन जब वो करंट इस कॉइल से जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट से जाएगी, तो करंट आने से ये सोलेनॉइड, ये मैग्नेट बन जाएगा, और ये मैग्नेट इस आयरन पीस को अपनी तरफ खींचेगी। आयरन पीस इसके पास आने की खुद कोशिश करेगा, आपको तो यहां टच करना है एक बार। अब ये आयरन पीस इसके पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जुड़ा हुआ है नॉब से, तो नॉब इसके पास आने की कोशिश करेगी खुद, ऑटोमेटिक। जब नॉब पास आने की कोशिश करेगी तो ये घूम करके थोड़ी देर में मान लो ए से बी पर आ गया, ये बी पर आ गया, धीरे धीरे जाएगा। अब करंट बढ़ जाएगी। करंट क्यों बढ़ गई, पहले करंट को पूरे रेजिस्टेंस में से जाना पड़ा, अब करंट को कम रेजिस्टेंस में से जाना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस से तो जा ही नहीं रही, सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई। मोटर थोड़ा तेज चलने लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ताकतवर हो गई। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन पीस को और अपने पास खींचेगी, तो खुद घूमते घूमते उसके पास जाने के चक्कर में नॉब को घुमा करके यहां ले आएगा। ऑटोमेटिक, आपने सिर्फ एक बार टच करना है, बाकी काम खुद होता है। और याद रहे, ये बहुत बड़ी पावरफुल मोटर्स में होता है, ये घरों घरों की छोटी मोटी मोटर में नहीं होता। अब समझदार बच्चे आगे से आगे समझ चुके।
अब रेजिस्टेंस बहुत ही कम रह गया, जो भी करंट जा रही है वो सिर्फ इतने से रेजिस्टेंस में से जा रही है। करंट काफी बढ़ चुकी है, मोटर बहुत तेज हो चुकी है, ये रेजिस्टेंस बेकार पड़ा हुआ है। अब ये आयरन पीस को इलेक्ट्रोमैग्नेट और खींचेगी तो ये यहां पहुंच जाएगा और इस स्टॉपर जो मैंने बताया था, ये नॉब इस स्टॉपर से टकरा के रुक जाएगा। अब करंट मैक्सिमम हो जाएगी, अब करंट बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? करंट यहां से आकर के रेजिस्टेंस में से तो जरा से में भी नहीं गई, जो भी करंट आई सीधी मोटर में चली गई, तो करंट अब मैक्सिमम है। ये आयरन को ये अभी भी खींच रहा है, लेकिन ये जो स्टॉपर है ये इसे और आगे नहीं जाने देगा, ये यहीं रुकी रहेगी, मोटर ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसने करंट को एकदम से ना बढ़ा करके करंट को बढ़ने में धीरे 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 बढ़ाया और बाद में मैक्सिमम हो गए। तो करंट को बढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग गया, जिससे जो ईएमएफ डेवलप होता है वो बहुत कम डेवलप हुआ, बहुत ही कम ईएमएफ डेवलप हुआ। यही रोल है मोटर स्टार्टर का। आप समझ गए होंगे बेटा, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी आपको लग रहा है समझ में आ गया, लेकिन गारंटेड टेस्ट से पहले एक बार जरूर देखना चाहोगे। मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा। कल अभी और थ्योरी होगी, फिर परसों से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल को। बाय बाय।